कैसे करते हैं, कैसे नहीं। ठीक, तो फिर देख लेते हैं, है ना? तो अगर आप आर्टिकल देखें 19, तो उसमें आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, और आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्लस राइट टू असेंबल है आपको, मतलब आप एक साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके हाथों में हथियार वगैरह नहीं होने चाहिए। आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, बट देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आप कहीं पे भी रह सकते हैं। ठीक, आप कहीं पे भी डिसाइड कर सकते हैं, आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। आप कुछ भी प्रोफेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने आपको बाध्य कर रखा है कि आपको ये भी करना है। अब चीज आ जाती है कि इनमें रेस्ट्रिक्शन कैसे क्या देखने को आपको मिल रहा है। तो क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये आपका तब तक ही वैलिड है जब तक सामने वाले व्यक्ति का अधिकारों का हनन ना हो। क्यों? आपने कल को किसी व्यक्ति को क्या बोल दिया, आपने कुछ ऐसे शब्द बोल दिया, आपत्तिजनक शब्द, कि जिससे आपकी अनटचेबिलिटी बढ़ सकती है। आर्टिकल 17 में हम अभी पढ़े क्या थे? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि आपको आर्टिकल 19 का ए मिला हुआ तो है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन आप तब तक चीजें नहीं करेंगे जब तक सामने वाले के व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो। आपके शब्दों के थ्रू अगर हमारी अनटचेबिलिटी को बढ़ावा मिल रहा है तो वो गलत है। ठीक, तो ऐसे नहीं होगा। आपने सुना होगा जिस टाइम पे आपका वो वॉइस कम आ रही है, अभी भी कम आ रही है क्या? हेलो, वॉइस कम आ रही है, अभी भी कम है तो बताइएगा। सुमन रही मुखर्जी जानकी मैम, अभी ठीक है? चलिए ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो अब उसमें क्या होता है कि एक मैंने बोला कि लोग गैदर हो सकते हैं एक साथ, लेकिन उनके हाथों में हथियार वगैरह नहीं होने चाहिए। इससे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। जैसे आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोल लगता है इलेक्शन के टाइम पे, जिसको बोलते हैं आचार संहिता, कि आप चार लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक, आचार संहिता लगती है ना, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, और आपको एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन उसके भी रेस्ट्रिक्शन है। आप मतलब क्या है कि जो पीओके वाले एरिया है अगर उसमें जाना चाहें, कि आप बोलें कि ये तो हमारा इंटेग्रल पार्ट है भारत का, लेकिन हम वहाँ घूमना चाह रहे हैं, तो आप नहीं घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं यार, सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन। आप घुमा देंगे, आर्मी ऑफिसर्स के साथ आप उन सब चीज़ों को देखिएगा। ठीक, बट रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में जाते हैं तो आपको एक इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। ठीक, इनर लाइन परमिट वैलिड है, चार स्टेट्स में, तो देर इज सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो। ठीक, अगर आप बोले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मुझे सेंट्रली ट्राइब जहाँ रहती है उस एरिया में जाना है, अरे भाई वहाँ जो है वापस नहीं आया, क्योंकि वो लोग काफी अच्छे से सेंट्रली जो है ट्राइब जो है वो काफी, आपको पता होगा, एक अमेरिकन ने जाने की कोशिश करी थी, तो वो वहां पे नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि बेसिकली उनका कभी इंटरेक्शन ही नहीं है सेंट्रली ट्राइब का काफी अच्छे से। तो आप हर एक जगह भी नहीं जा, जैसे कि आप देखते हैं कि आप कहीं पे भी रह सकते हैं, जैसे कि तमाम मतलब दिल्ली में आके सेटल होते हैं जॉब के लिए, यहाँ से जाके कहीं और सेटल होते हैं, तो इस तरीके से आप रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी, है ना, आप कुछ भी पर प्रोफेशन ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए ये तो हमारे कॉमन एक तरीके से हमने देख लेते हैं। अब क्या होता है, आर्टिकल 19(1) का एफ आपका डिलीट हो जाता है, जो कि रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी से, कि आपको जमीन खरीदने की आजादी है, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तत्काल प्रभाव से 1978 में। ठीक, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं? आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कुछ कोई भी कहीं कोई जमीन खरीद लेता है, उसको फ्रीडम ऑफ राइट है, प्रॉपर्टी है, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ये आपको देखने को नहीं मिल रहे। फिर देखने को नहीं मिलते भाई, क्यों? बेसिकली मैं उनको कभी किसी को आसानी से देते ही नहीं, है ना? अब तो सरकार मेरे से आसानी से ले सकती है और उसकी जगह मेरे को मुआवजा दे देती है, कंपनसेशन जो भी हो, जो भी होता है। ठीक, वरना क्या होता पहले कि मेरी मर्जी मैं दूँ वो दूँ, वगैरह
और मैं कहीं पे भी जमीन खरीद सकता हूँ, बिकॉज आई हैव फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं तो सरकार के पार्लियामेंट को भी खरीदने जाऊँ तो है कि भाई मेरे को खरीदना ये मेरी इच्छा है, बट ऐसा नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, और देख लेते हैं इसके अंदर और क्या होता है। इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं थोड़ा सा इसके अंदर, तो एक आपका सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, सीपीएम वर्सेस भरत कुमार केस 1998 में। इसके अंदर क्या था, ये जो मैंने आपको बोला कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, यानी कि आप एसोसिएशन या कोई भी यूनियन एक साथ मिलकर बना सकते हैं। ठीक, जैसे होती है ना छोटे छोटे लेवल पे, जैसे राकेश टिकैत जी की यूनियन थी, सब मतलब इस तरीके से बना लेते हैं। तो सीपीएम वर्सेस भरत कुमार केस 1998 में हुआ था, जिसमें बोला कि ये जो बंद वगैरह होता है, जैसे बोलते थे ना भारत बंद पूरे दिन के लिए जो हुआ है, तो वो इलीगल है। ठीक, अब इलीगल है कैसे कि मतलब इस तरीके से आपको क्या होता है। कम आ रही है क्या बोल रहे हैं? सर, वॉइस बहुत कम आ रही है। अच्छा, बहुत ही कम आ रही है यार, क्या हो गया? हेलो? हेलो? बहुत लो अभी आ रही है सर, आवाज आपकी। एक काम करो ना, मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करो, उसको 200% बढ़ाओ। बढ़ाया हुआ है। ऑलरेडी इधर बढ़ाया तो हुआ है। सही आ रहा है। और बाकी लोग बताना एक बार, हकूना सही मताता आ मैम। रहा है सर। सही आ रहा है मैम? अरे वाह, जी सर। आप भी आए हैं? गुड मॉर्निंग। जी सर, आप भी आए हैं, गुड मॉर्निंग। और हकूना मताता मैम, आपको आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। आवाज बाकी लोगों को ठीक है ना? हम लोगों का सही है सर, अच्छा इनका आवाज, फिर इनका वो इशू होगा, नेटवर्क इशू होगा, अगर बाकी लोगों का सही है तो। नहीं सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, एक बार लूजर जी आप एक काम करिए, अरे यार एक तो नाम ही आपने ऐसा लग रहा है लूजर, अपने आपको लूजर कहलवा रहे हो? हम्म, लूजर नहीं, आप विनर हो, नाम बदलो पहले तो आप। सर मैं ठीक, चलो मैं आर्यन हूँ। बता। हाँ, सर तो आप आपने लूजर इनका लिखा। 200 कर दो, सर का शायद तब आ जाए। आर्यन हूँ सर, आर्यन। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, मैं समझ गया आप आ रहे हो ना। अच्छा, मैं ये बता रहा था, सीपीएम वर्सेस भरत कुमार केस हुआ था 1998 में, जिसमें क्या बोला गया, ये जो आप बंद वगैरह करते हैं ना, बंद इन द सेंस कि आप हड़ताल पे बैठ जाते हैं, जैसे बैंक के कर्मचारी हड़ताल पे बैठ जाते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल के कर्मचारी आपके किस पे बैठ जाते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं, तो क्या वो चीज लीगल है? नहीं, वो चीज इलीगल है। आपको क्या करना होगा, इसके अंदर एक चीज बताई गई क्या कि आपको ईएसएमए का फॉलो करना होगा। ईएसएमए क्या होता है? इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। कि मान लो अगर कल को सारे डॉक्टर्स आपके हड़ताल पे बैठ जाते हैं, तो जितने भी मरीज वगैरह हैं उनकी तो डेथ हो जाएगी। जिसको ऑन द स्पॉट इलाज की जरूरत होगी, तो वो कैसे कर पाएगा? ठीक, नहीं कर पाएगा ना। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको इस तरीके से बंद भी करना है, तो जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज है आपको उसका ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना होगा। ऑल्टरनेटिव कैसे? इन द सेंस कि मान लो किसी हॉस्पिटल में 100 डॉक्टर है, तो 50 डॉक्टर हड़ताल पे बैठ गए, 50 डॉक्टर में वर्किंग में है। ठीक, अगर बैंकिंग है, बैंकिंग में 50 लोग काम कर रहे हैं, 25 लोग हड़ताल पे बैठ के 25 लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ इसेंशियल सर्विसेज जो है उनमें आपको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना होगा। ठीक, तभी जाकर आप ये सब चीजें कर सकते हैं, है कि नहीं? तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। एक आपका अगर आप देखते हैं तो आपको पता है ना, कुछ एक स्पेशल प्लेसेस पे आपको काफी अच्छे से धरना वगैरह करते हैं, जैसे जंतर मंतर में, ये रामलीला ग्राउंड फेमस है दिल्ली में, ये सब करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए। एक सुप्रीम कोर्ट में फिर केस हुआ था, रामनाथन केस 2003 में, जो कि ये हुआ था कि ये जो सिविल सर्वेंट वगैरह है ना, जो कि काफी अच्छे से मतलब लोगों का पब्लिक सर्विस वगैरह जो करते हैं, जो सिविल सर्वेंट है, वो अब स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, वो हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं। अगर आप लोगों को केस ध्यान हो, तो अभी एक एसडीएम डीएम के दफ्तर में जाके बैठ गए थे, मतलब वो धरना करने लगे थे किसी चीज को लेकर, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। अगर आप लोगों को केस ध्यान हो तो अभी 2020 की बात है, 2019 या 20 की बात है। ठीक, तो आपके सिविल सर्वेंट को राइट टू, क्या नहीं होता, राइट टू स्ट्राइक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप। और आपको अगर पता हो तो अभी हम आर्टिकल 33 पढ़ेंगे आगे जाके भी, अभी मैं सिंपल वैसे ही बताता था।
आर्टिकल 33 आपसे डायरेक्टली ये जो मैं बोल रहा हूँ कि हमको आर्टिकल 19 के थ्रू कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, इस पे भी रेस्ट्रिक्शन है। कैसे? आर्टिकल 33 आपको डायरेक्टली बोलता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ रेस्ट्रिक्ट कर सकती है आपका एसोसिएशन फॉर्म, मतलब इन द सेंस ये जो आर्मी वाले जो फोर्सेस होते हैं ना, ये आर्मी हो गए, बीएसएफ, ये जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो अपना कोई एसोसिएशन इस तरीके से नहीं बना सकते। आर्टिकल 33 अपने पार्लियामेंट में लॉ पारित करके ये सारी चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक, और वो स्ट्राइक पे भी नहीं जा सकते हैं, वो भी किसी तरीके की हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे भी ये जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है वो भी सबको नहीं मिला हुआ है, वो भी एक्सक्लूसिवली है, एब्सोल्यूट नहीं मिला हुआ है। देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑन इट। ठीक, तो ध्यान रखना। अभी जैसे आपको पता है कि हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है आर्टिकल 19(1) का यूज करके 97 संविधान संशोधन करके 2011 में बनाई गई थी। पंचायती राज सिस्टम को काफी अच्छे से फैसिलिटेट कर रहे हैं। चलिए, बहुत अलग बात है, हम न्यूज के टाइम पर वो चीज डिस्कस करेंगे। एक मैंने आपको बताया था कि आप टेरिटरी में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये है ना कि भाई कुछ एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। आप पीओके में जाना चाहें तो नहीं जाएंगे यार, सिक्योरिटी रीजन है ना, जो कि मैं ऑलरेडी बता दूं। अंडमान निकोबार में आप ट्राइब के एरिया में जाना चाहें नहीं जा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन है, देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक, तो ध्यान रखना। और वो हमने देखा ही कि आप कहीं पे भी डिसाइड कर सकते हैं, आप रह सकते हैं। ठीक, चलिए, इसके अलावा एस्पेक्ट क्या जरूरी है? चलिए ठीक है, बाकी तो हम बता ही चुका हूँ कि क्या है क्या नहीं, फ्रीडम वगैरह ये सब। तो इतना ही था आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 देख लेते हैं। आर्टिकल 20 का प्रोटेक्शन इज रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कि जो आप ऑफेंसेस कर देते हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ अधिकार, एक इंडिविजुअल के कन्विक्शन से रिलेटेड कुछ, अगर जैसे आपको पुलिस वगैरह भी अरेस्ट कर लेती है तो उस टाइम पे आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, है ना। मतलब आपको कन्विक्ट कर लिया जाता है, आपने कोई गलती करी है तो उससे रिलेटेड आप मतलब आपके साथ क्या क्या, मतलब इन द सेंस कि आपको कैसे रखा जा सकता है इस तरीके से, या आपको जो लो में चार्जेस, मतलब जो चार्जेस आपके लगाए गए हैं कानून के तहत वो कैसे हैं कैसे नहीं। तो जो आर्टिकल 20 का 1 है वो क्या बोलता है? नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। इस नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर आप में से किसी का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो ठीक है, हम महिमा मैम का एग्जाम्पल लेते हैं। महिमा मैम ने आज कोई मर्डर कर दिया है, मान लीजिए, और आज के मर्डर करने में जो सजा मिल रही थी वो मिल रही थी 7 साल की। ठीक, मतलब अगर महिमा मैम ने आज मर्डर करा है तो आज के मर्डर करने में सजा थी 7 साल की। कल को एक पार्लियामेंट में पारित हो जाता है एक एक्ट, और वो आईपीसी, और वो क्या करता है, आईपीसी को रिफॉर्म कर देता है। अब क्या होता है कि कल के बाद से जिसने भी मर्डर करा है, तत्काल प्रभाव से कल से अगर जिसने भी मर्डर करा है उसको सजा होगी 10 साल की। समझ रहे हैं? देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन डैम कितना, 3 साल का। आज अगर जिसने मर्डर करा है उसको 7 साल की सजा, और कल जिसने करा है उसको, मतलब कल मान लेते हैं, कल अगर हकूना मताता मैम ने मर्डर करा तो उनको 10 साल की सजा होगी, और महिमा मैम ने आज करा तो 7 साल की सजा होगी। अब ये आर्टिकल 21 डायरेक्टली क्या बोल रहा है? क्या? मेरे हाथों मर्डर किया जा रहा है। हाँ, मैं मर्डर किया जा रहा है। अब आप पुलिस है तो आप पुलिस के थ्रू हम मर्डर करवा रहे हैं। ठीक, अब क्या होता है इसमें? काउंटर। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब मान लीजिए कि कल को जो कानून आया तो हर एक कानून जो है ना, जो क्रिमिनल कानून है उसमें आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या? कि कल को कानून लाया, महिमा मैम ने आज मर्डर करा है तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि महिमा मैम को भी नए वाले कानून के तहत ही सजा मिलेगी, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ सजा मिलेगी, मतलब उनको नए वाले कानून के तहत नहीं मिलेगी। नए वाले कानून के तहत अगर मिलती है तो हम बोलेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये चीजें आपको, मतलब जो क्रिमिनल केसेस में जो ऑफेंसेस होते हैं उन पे आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। आपका अगर एक दिन पहले भी आपने क्राइम करा है और अगले दिन नया कानून आ गया तो आपको पुराने वाले के तहत ही सजा मिलेगी, ना कि नए वाले के तहत। ठीक, क्रिमिनल केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। ठीक, और
बाकी जो भी सिविल वगैरह है, सिविल ऑफेंसेस, टैक्स इवेजन वगैरह, ये सब उनमें आपके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं आराम से। ठीक, जैसे कि आपके टैक्स वगैरह हो गया है ना, टैक्स वगैरह से रिलेटेड अगर आप लेके आ जाते हैं लोग, तो उनमें तत्काल प्रभाव से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अभी भी बिल अभी बिल भी आया था, हाँ ना, हाँ, फोर टैक्स एग्जैक्टली टाटा जिंदाबाद। ओके, चलिए ठीक है, हमने महिमा मैम से मटर भी करवा दिया, और ऐसे आगे चलिए, सुबह सुबह आगे चल लेते हैं। आगे क्या, एक और इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 20 का 2, क्या बोलता है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब अपने ही केस में वो खुद अपना क्या नहीं हो सकता, विटनेस। ठीक, अपने ही केस में आप विटनेस नहीं हो सकते। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ओके, आर्टिकल 20 का 3, नो डबल जेओपार्डी, आपको एक ऑफेंस के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। मतलब अगर आपने कोई एक ऑफेंस करा है तो आपको दो बार सजा नहीं दी जा सकती। कि मान लो महिमा मैम ने, मान लीजिए हकुना मतोता मैम को मर्डर केस में पकड़ लिया है, आज उन्होंने सजा कुछ और दे दी है, कल को एस मैम छूटने वाली है, महिमा मैम के दिमाग में फिर आया कि अरे यार इसको बाहर नहीं निकालते, इसको आज फिर दोबारा सजा दे। ऐसा नहीं होता है, एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार सजा नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बार बार आते हैं क्या, एक ही बार आएगा। हाई कोर्ट का डिसीजन बार बार आता है क्या, एक बार आएगा। ठीक, सजा एक बार मिलेगी, एक एक सजा एक अपराध के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिलती। ठीक, ध्यान रखना। चलिए आगे देख लेते हैं, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि काफी अच्छा आपका आर्टिकल है, और इसमें मैंने क्वेश्चन भी डाला था। मैं आपको अगर एक चीज बता दूं इसके साथ साथ, तो आर्टिकल 19 में कुछ और आर्टिकल्स भी हैं जो आपको फ्रीडम देते हैं, उसका मैं आपको एक स्नैपशॉट भी दे देता हूँ। ठीक, कि अगर आप देखते हैं आर्टिकल 19 से रिलेटेड, मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि आपका ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह ये सब है, वो किस में आता है किस में नहीं, तो मेरे अभी ध्यान आया कि मैं वो फोटो देना बाकी रह गया। ये वाले जितने भी आर्टिकल राइट्स है ना, ये भी आपके आर्टिकल 19 में आते हैं, तो ध्यान रख लेना। लक्ष्मीकांत में काफी अच्छे से मिल जाएंगे कि आप किसी का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक, तो कुछ कर रहे हैं, तो ये भी आपके किसमें है, काफी अच्छे से आर्टिकल। ठीक, तो हम आर्टिकल 21 पढ़ रहे थे, आर्टिकल 21 पे आ जाते हैं, बैक टू द पॉइंट। तो आर्टिकल 21 में अगर आप देखते हैं, तो आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि जीने का अधिकार और आपकी पर्सनल लिबर्टी, इन द सेंस कि आप क्या सोच रहे हैं क्या चीज, तो उस पर किसी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आपका प्रीएम्बल भी बोलता है ना, बिलीव थॉट एक्सप्रेशन करने की आपकी लिबर्टी है। तो देख लेते हैं चीजों को, क्या है क्या नहीं है ना। चलिए, अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में क्या बोलता है कि मतलब इन द सेंस कि आपको पूरे तरीके से आपको जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी पर्सन आएगा और आपको मार के चला जाएगा और उसको सजा नहीं मिलेगी। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। आपको राइट टू प्राइवेसी भी है, आप प्राइवेसी में रखिए, आप अपनी चीजें प्राइवेट रखिए। आपको राइट टू प्राइवेसी भी है, जैसे आपका के एस पुट्टा स्वामी केस में निकल के आया था 2017 के अंदर। आपको राइट टू हेल्थ ऑफ वर्कर्स भी है, मतलब इन द सेंस कि अगर आप देखें तमाम आपको राइट्स हैं, मैं इसमें एक एक करके तो नहीं बता रहा, जैसे कि आप काफी अच्छे से रह सकते हैं, आपको राइट टू लाइवलीहुड है, आपको राइट टू हेल्थ है। ठीक, आपको राइट टू फ्री लीगल एड है, कि मतलब अगर जैसे कि आप अगर आपके पास अगर पैसे भी नहीं है तो नाल सके तो आपको जो केसेस, मतलब तो आपको फ्री में आपके केसेस के अगेंस्ट चीजें प्रोवाइड करी जाती है, मतलब इन द सेंस कि आपको वकील वगैरह ये सब। आपको राइट टू इंफॉर्मेशन है। ठीक, बहुत सारे राइट हैं, है ना, कि राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, आपको बिजली मुहैया कराई जाएगी जो कि आपको गवर्नमेंट कराती है।
है ना। वरना तो वो ये बोलेगी कि हम क्यों कराएं, अरे भाई वो हमारे आर्टिकल 21 में लिखी हुई है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी हमको प्रोवाइड करानी है। ठीक। आपको सोने का अधिकार है, कोई आपको सोने, राइट टू स्लीप इज ऑल्सो कम्स अंडर आर्टिकल 21। अगर कोई बोले ना राइट टू स्लीप तो फ्रीडम है भाई, मेरी आ जाती है, मैं कभी भी सोऊं कभी भी, नहीं, आर्टिकल 21 में आता है राइट टू स्लीप, ध्यान रखना। आर्टिकल 21 सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। और अगर आप देखें राइट टू ट्रैवल अब्रोड, मतलब आप बाहर घूम, मतलब आपको बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी इसी के अंदर में आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 34 है कम से कम, और उसके अलावा भी है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। अगर हम देखते हैं रिलेटेड आगे चीजों को, कि चलिए ठीक है, आपने ये तो बता दी कि राइट टू इलेक्ट्रिसिटी ये सब सारे इसमें है। अब क्या होता है, अब बेसिकली अगर आप देखें तो दो केसेस इसमें प्रख्यात है जो कि देखने को मिलते हैं। ठीक, दो केसेस प्रख्यात कौन से, एक है आपका ए.के. गोपालन का केस, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस, जो कि 1950 में देखने को मिलता है। एक आपका मेनका गांधी केस, जो कि आपको 1978 में देखने को मिलता है। वोट आर दीज केसेस, और इन केस की वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं इसको ओवरऑल आपको सिनेरियो दे देता हूँ। ए.के. गोपालन केस में ये बोला गया, मतलब इन द सेंस कि इसमें ये बोला गया कि जो आपकी क्या है, मतलब जो आपकी एक राइट टू लाइफ मिला हुआ है, जो आपका राइट टू लिबर्टी है, तो जो आर्टिकल 21 है वो इन द सेंस कि सिर्फ आपकी जो लिबर्टी है वो आर्बिट्री ओनली अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूशन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। अब क्या बोलते हैं, देखो आपने दो कंसेप्ट सुनेंगे, एक था ड्यू प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश वाले, मैं इनको इजी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि ये इन दोनों प्रोसेस के ऊपर है, कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ आपने सुना होगा और एक आपने क्या सुना होगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश करके। अब इसने ये बोला 1950 वाले केस में, गोपालन केस में, मैं आपको स्टेटमेंट बोल देता हूँ फिर उसमें मैं चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। उसने बोला कि आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक, मीन मतलब जो इस चीजें ने बोली, मैं आपको पहले वो बोल दे रहा हूँ, फिर बाद में मैं आपको उसका मीनिंग समझा देता हूँ अच्छे से, क्या करना चाह रहा है क्या नहीं। फिर वो इस केस में आगे बोलता है कि स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन based on law. This is uh, because there is some expression of procedure established by law in Article 21. अब चलो ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाले केस में उन्होंने बोला कि ये जो आपका राइट टू लाइफ मिला हुआ है, वो आपके जो इन द सेंस जो आपके एग्जीक्यूशन वाले आपके कौन है, जैसे आपके डीएम है, एसपी है, या आपकी एग्जीक्यूशन अथॉरिटी है, तो अगर ये आपका आर्टिकल 21 का हनन कर रहे हैं तो आपसे इनके खिलाफ आपको आर्टिकल 21 मिला हुआ है, कि मतलब इन द सेंस कि अगर आपका हनन होता है इनके एग्जीक्यूशन के थ्रू, मतलब ये कुछ इस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट कर देते हैं कि मान लीजिए आपका सोना, मतलब इन द सेंस कि जैसे आपको राइट टू स्लीप मिला हुआ है, या आपको मान लीजिए उसमें मिला हुआ है राइट टू प्राइवेसी, तो कुछ एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू इनके आपके ये सब आर्टिकल्स का हनन हो रहा है ना। तो आप काफी अच्छे से चीजों के खिलाफ कहाँ सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये सब चले जाएंगे, है ना। लेकिन इसमें बोला कि जो भी कोई भी कानून लाया गया और वो अगर आपके डिप्राइव कर दे क्या आपकी क्या आर्टिकल 21 को, तो उसके खिलाफ आपको ये चीजें नहीं मिले हुए हैं, कि मतलब आपको जो आर्टिकल 21 है वो आपके एग्जीक्यूटिव एक्शंस के तहत मिला हुआ है। एग्जीक्यूटिव एक्शंस के तहत मतलब क्या, कि जो लॉ को इम्प्लीमेंट वगैरह कर रहा है, अगर वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि आपके आर्टिकल 21 का हनन होता है, तो आप बहुत अच्छे से चीजों के लिए प्रति आप कहीं पे भी इन द सेंस अप्रोच कर सकते हैं चीजों को। लेकिन वो बोलता है कि अगर कोई सरकार कानून पारित कर देती है और वो आपके आर्टिकल 21 का हनन वगैरह इस तरीके से कर रहा है, तो आप उस चीजों को लेकर आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसने बोला ना दिस थिंग ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन, यानी कि जो आर्टिकल 21 है वो आपको प्रोटेक्शन देता है एग्जीक्यूटिव एक्शन से, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन से। लेजिस्लेटिव एक्शन इन द सेंस कि कल को कोई भी कानून पारित हो जाता है और वो आपके आर्टिकल 21 को इन द सेंस कि आपको क्या कर रहा है,
इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आपको उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है। ठीक, आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत प्रोटेक्शन मिली हुई है कि अगर कोई एग्जीक्यूशन में दिक्कत होती है तो आपको तब प्रोटेक्शन है। इसी चीज को प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहा जाता है। ठीक, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहा जाता है। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। बताइए क्या होता है दोनों में फर्क? व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ? ये होता दोनों है कि लॉ जानने अगर वाली बना चीज। तो उसको फॉलो ही करना है, और एक में चेक किया जाता है लॉ सही है कि नहीं है, और बनाने वाली बॉडी सही है कि नहीं। अच्छा, कौन से में चेक करा जाता है कि बनाने वाली बॉडी सही है कि नहीं है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और यही मतलब अभी फॉलो किया जाता है इंडिया में। हम्म, पहले क्या होता था, देखो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ में कुछ नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि एग्जीक्यूशन के तहत आपको आर्टिकल 21 का क्या मिला हुआ है कि अगर एग्जीक्यूशन वगैरह कुछ करती है तो उसके खिलाफ आपके लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ। तो ये क्या होता है, ये प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या, कि आप सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन चेक कर रहे हैं लॉ की, कि आप लॉ की मंशा नहीं देख रहे हैं, आप कानून की इम्प्लीमेंटेशन चेक कर रहे हैं इसके थ्रू कि कानून किस बेहतर वे में इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि कानून किस मंशा से लाया गया है, क्या है वो जो कानून लाया गया था वो आर्टिकल 21 का डिग्रेडेशन है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने केस में डायरेक्टली चीजें क्या बोल दी गई कि आपको लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है, आपको मिली हुई है किसके लिए? एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कानून आया है कहाँ, पार्लियामेंट में, ये सब वो चीजें नहीं देखी जाती हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश वालों में। प्रोसीजर एस्टेब्लिश वालों में सिर्फ इतना देखा जाता है क्या, कि आपका जो कानून है वो काफी अच्छे से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या देखा जाता है, आपके कानून की मंशा भी देखी जाती है। जैसे कि आपका जुडिशियल रिव्यू, अगर आपको कोई चीजें दिक्कत वगैरह करती हैं, कुछ ऐसे कानून होते हैं तो जुडिशियल रिव्यू होता है, अच्छे से होता है कि नहीं होता है। अब तो शेड्यूल 9 में उनको प्रोटेक्शन भी नहीं है। तो जो कोर्ट है वो एग्जामाइन करता है कंटेंट ऑफ द लॉ। कंटेंट ऑफ द लॉ इन द सेंस कि वो जो उसकी मंशा है क्या, वो जैसे आप देखते हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट तो अपनी अलग अलग चीजों को इंटरप्रिटेट भी करता रहता है कि अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर में है तो उसको तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया जाएगा, है कि नहीं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में काफी अच्छे से उसके कंटेंट भी देखा जाता है, क्या ये जो कंटेंट है वो सही है कि नहीं है। ठीक, तो उसको ध्यान रख लेना। और ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट है ये आपको देखने को मिलता है मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी केस हुआ था 1978 में, जिसने ए के गोपालन केस को ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल कर दिया और बाद में लाया गया कि सिर्फ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी चेक करा जाएगा। कैसे? क्योंकि शायद उनको पासपोर्ट, मतलब उनको एयरपोर्ट वगैरह पर रोक लिया था, तो उस टाइम पे उन्होंने फिर केस वगैरह कर दिया था, है ना। कि केस वगैरह क्यों कर दिया था कि शायद कुछ पार्लियामेंट में कानून वगैरह था उसके तहत उनसे रिलेटेड कुछ दिक्कत हो गई थी। तो फिर जब केस हुआ तो उसमें देखा गया नहीं, जो कानून पारित हुआ है उसको भी काफी अच्छे से देखा जाएगा, उसका कंटेंट भी। ठीक, तो उसको ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं क्या। आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि बिना, मतलब बिना सुने किसी को भी पनिश नहीं करा जा सकता। अगर किसी ने कत्ल भी करा है, ठीक, जैसे हमने महिमा मैम से कत्ल कराया था, तो वो कत्ल अगर मैम ने कराया तो मैम की भी बात सुनी जाएगी कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि उनको बिना सुने मतलब उनको सजा दे दी जाए, उनको 20 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। ठीक, अपने केस में खुद कोई पर्सन जज नहीं हो सकता। नो मैन शैल बी जज ऑफ हिज ओन केस। अपने ही केस में, मतलब मान लो जज साहब के खिलाफ कोई केस है तो जज साहब खुद अपने लिए सजा थोड़ी सुनाएंगे। ठीक, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। कहीं महिमा मैम सीरियस ना हो जाए। अरे नहीं, और आप सीरियस हो जाएंगे? आप तो महिमा ही रहेंगे, सीरियस खुद ही रहे हो जाएंगे। नहीं सर, नहीं सर। हाँ, अरे मैम कोयल की आवाज आ रही है, वाह। और मुझे उन वाले सर की याद आ गई जो कोयल सी तेरी बोली गाना गाया था। हाँ, ध्यान है आपको ऑन वो ड्यूटी हूँ ना। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए ठीक है।
ये देख लेते हैं आगे। एक आपने आर्टिकल 21A सुना होगा, जो कि ऐड हुआ था 2003 में 86वें संविधान संशोधन के बाद। यानी कि आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कितनी ऐसे कितने बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक। इसके और इसको एज अ फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करा गया था आर्टिकल 51A के में। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, और ये एक डीपीएसपी भी है। डीपीएसपी बताना किसमें है ये डीपीएसपी। ठीक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका राइट है, आपका अधिकार है एजुकेशन प्राप्त करना। ठीक। अब कोई कोई शायद कोई मेरे से ये पूछ रहा था कि सर, जब डीपीएसपी में भी राइट टू एजुकेशन है, पार्ट 4 में डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 45 में, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, तो इसको फंडामेंटल राइट में क्यों ऐड करा गया? अरे भाई, फंडामेंटल राइट आने के बाद आप बाध्य हो गए हैं कि आपको ये प्रोवाइड करना है, और आप अपने माता पिता के खिलाफ भी जा सकते हैं। अगर 6 से 14 साल के बच्चे को अगर एजुकेशन नहीं हो रही है, वो बच्चा अगर जाके खड़ा हो जाए, तो उसके माता पिता को भी अंदर रखा जाएगा। वो मौलिक अधिकार बन गया है आपका। डीपीएसपी क्या है? सरकार चाहे फॉलो करे चाहे ना करे, बट अब तो फॉलो करना पड़ेगा ना। वो मौलिक अधिकार बन गया है। डीपीएसपी में है तो क्या मतलब, उससे सरकार सिर्फ क्या करती है, उसको कानून बनाने के लिए सिर्फ कंसीडर करती है। लेकिन जब से ये आर्टिकल 21 में ऐड हुआ, तो अब तो ये बाध्य हो गए ना आप। आपको आपको ये अधिकार है। आपका इस अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। हनन करेगा तो भाई उसके लिए कानून है। कानून क्या, डायरेक्टली अप्रोच करिए, आर्टिकल 32 के तहत रिस्ट्रिक्शन दायर करिएगा। ठीक। ये वाली चीज है। आर्टिकल 22 को मैं बहुत अच्छे से, जिस टाइम पे पीटी 365 में कर रहा था, उस टाइम पे बहुत तगड़े तरीके से भी मैंने ये डिस्कस करा था, लेकिन अभी भी कर देता हूँ। ये जरा पुलिस वाले लोगों के खिलाफ है चीजें, सुनिएगा जरा। है ना? है ना? खिलाफ चीजें नहीं है, मैं वैसे बोल रहा हूँ। प्रोटेक्शन फ्रॉम इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि आपका अगर इलीगल अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेंट कर लिया जाता है, ये पुलिस वाले कुछ ऐसे ही कर लेते हैं ना, आपको बेमतलब मुंह उठा के ले जाते हैं। है कि नहीं? ये देख लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ तो। अब क्या होता है, आपको कोई भी पुलिस वाला, कोई भी पुलिस विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक। आपके अरेस्ट से रिलेटेड क्या क्या आपको प्रावधान है, वो चीजें देख लीजिएगा। अगर आपको कोई कांस्टेबल भी लेना आया है ना, कि चलिए दरोगा साहब बुला रहे हैं, बोला रहा है, अरे ठीक है दरोगा साहब बुला रहे होंगे, बुलाओ यहाँ पे। हम लोगों को अधिकार नहीं पता होता है ना? हम आराम से चले जाते हैं, क्योंकि पुलिस का खौफ बना हुआ है। ठीक। और सही मायनों में थोड़ा बहुत खौफ होना भी चाहिए, क्योंकि बिना डर के कुछ नहीं होता। भगवान को हम इसलिए मानते हैं ना, हमें उनका डर है। ठीक। ठीक है, थोड़ा बहुत डर हो, लेकिन इतना भी डर ना हो कि लोग आपसे सिक्योर फील ना करें और आपसे डरना स्टार्ट कर दें, तो वो चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ आगे। तो किसी भी पर्सन को विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आप नहीं उठा के लेके जा सकते हैं। आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको या तो नोटिस वगैरह दिखाना पड़ेगा उसको अरेस्ट के लिए, जैसे होता है ना वारंट वगैरह, ये सब। ठीक। ये चीज किस में देखने को मिला था, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, जोगिंदर कुमार केस 1994 में। ठीक। तो उसमें ये आया था क्या, कि वो अपने फ्रेंड वगैरह को कॉल करना चाह रहा था। तो आप अपने, अगर आपको अरेस्ट भी कर लिया गया है, और आप मान लीजिए कि जैसे कि अकेला रहता है कोई भी पर्सन। ठीक। अगर उसको अरेस्ट वगैरह कर लिया गया है, तो वो अपने फ्रेंड वगैरह को, रिलेटिव वगैरह को फोन करके आराम से बता सकता है। ठीक। भले से ही उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है, उसको इतनी याद, उसको आर्टिकल 22 का 1 मिला हुआ है, वो बताएगा, और वो बताना चाहे किसी को भी बता सकता है। ठीक। जिसकी वजह से वो जो एक्यूज है, वो अपने प्रति डिफेंस वगैरह ऑर्गेनाइज कर ले। डिफेंस इन द सेंस कि जो भी उसको चीजें चाहिए होंगी, वो चीजें उनको ऑर्गेनाइज कर ले। ठीक। तो ध्यान रखना, अगर आपको कोई पुलिस पकड़ना है ना, डायरेक्ट उसको बोलना, इन्फॉर्म करो भाई। ऐसे ही उठा के लेके जाओगे तो अरेस्ट वारंट लाए हो। ये डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा था ना, जिस टाइम पे टिकटॉक आता था। टिकटॉक की शुरुआत हुई थी 2017-18 में। उस टाइम काफी लोग बनाते थे टिकटॉक, है कि नहीं? हाँ मैम, बताइएगा महिमा मैम प्लीज। क्या बोल रही? मैं तो ऐसे ही उठा के ले आती हूँ सर सबको। नहीं सर, बिना वारंट के तो उठा नहीं सकती, लेकिन हाँ मती क्या बोलते हैं, 41 के तहत तो उठा ही सकते हैं। किसके तहत? 41।
मैम देखिए, उसमें भी रीजन, उसमें क्या होता है कि वो होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसमें भी केसेस है। बिना वारंट कुछ गिरफ्तारी। चीजों को प्रिवेंट, हाँ बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है, क्यों नहीं होती है बिना वारंट की गिरफ्तारी, बट वो केसेस है ना, वो एक्सेप्शन है। जी सर। एक्सेप्शन कैसे है कि एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपको पब्लिक ऑर्डर, अगर आपको पब्लिक ऑर्डर में चीजें करनी हो तो आपको विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आपको अंदर डालना पड़ेगा किसी को भी। एमसीसी लागू होता है आपका आचार संहिता, आचार संहिता में चार लोग अगर आपको एक जगह इकट्ठे मिल जाते होंगे खड़े हुए, आप उनको डायरेक्टली लाके बंद कर सकते हैं, जी सर। है कि नहीं? तो एक्सेप्शंस भी हैं, उन एक्सेप्शंस को भी देखेंगे कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। एक नॉर्मल कंडीशन में हमको ये अधिकार है कि हाँ आराम से आपको विदाउट एनी इंफॉर्मेशन नहीं करा जा सकता, लेकिन कुछ अगर कंडीशंस प्रिवेल कर जाती है, मान लीजिए कोई टेररिस्ट है, टेररिस्ट आके आप उसको अगर अरेस्ट करने चले गए, तो आप वो थोड़ी ये बोलेगा कि हाँ भाई ठीक है, मतलब इन्फॉर्म नहीं करा, वो नहीं करा, उसमें तो सीधे खड़े होकर गोली मारो। ठीक, चलिए हाँ। इनकाउंटर। हाँ सीधा एकदम शूट एट साइट। अच्छा, एक आपका आर्टिकल 22 के अंदर आपका जो सेकंड आता है, उसके अंदर क्या होता है कि जिस टाइम पे आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, एकदम कोयल की तो बहुत तगड़ी आवाज आ रही है, सही है, बहुत सही। मान लीजिए आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा आपको अपने थाने में नहीं रख सकती है। विद इन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत ही करना होगा। अब 24 घंटे इसमें कौन से काउंट होते हैं कौन से नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस 24 घंटे के अंदर मान लीजिए कि आज शाम को आप अरेस्ट हुए, शाम को 6 बजे, ठीक, और कल को पड़ जाता है कोई गवर्नमेंट हॉलीडे, तो गवर्नमेंट हॉलीडे काउंट नहीं होगा 24 घंटे के अंदर। मान लीजिए उससे अगले दिन भी कोई ऑफिशियल छुट्टी है, वो भी काउंट नहीं होगा। काउंट उतना समय होगा जो भी आपका गवर्नमेंट वर्किंग टाइम है, उस वर्किंग टाइम के समय का जो समय है वो आपका काउंट होगा। अब वो वाला टाइम भी काउंट नहीं होगा कि आपको थाने से डिस्ट्रिक्ट में ले जाया जा रहा है या तहसील में ले जाया जा रहा है, उसके बीच का समय वो भी काउंट नहीं होगा। 24 आवर वर्किंग काउंट होगा, जो कि वर्किंग है। ठीक, जैसे ध्यान रख लेना। और क्या हो सकता है, एक चीज और बता देते हैं कि अगर आप अरेस्ट हो गए हैं तो आप पुलिस स्टेशन का फोन इस्तेमाल कर सकते हैं टू कॉल समवन। ठीक, आप पुलिस स्टेशन का फोन, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चीजों को। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, ये था प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में इन द सेंस कि मान लीजिए जैसे आपका आर्टिकल 370 वगैरह हटाया गया था, तो उस टाइम पे खतरा था कि ये जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं तो ये कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर हमारे लिए क्या हो सकता है, एक खतरा उत्पन्न हो सकता है, समाज के लिए सोशल डिसहार्मनी फैल सकती है। तो उस वजह से कुछ नेताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया गया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन इन द सेंस क्या, उनको होम अरेस्ट कर दिया था, उनको थाने वगैरह में नहीं, उनको उनके घर में ही अरे मतलब डिटेल्ड कर दिया था। वो बाहर नहीं जा सकते थे, वो लोगों से मीटिंग नहीं कर सकते थे, वो गैदरिंग नहीं कर सकते थे, बिकॉज एक चीज थी क्या कि अगर ये लीडर्स बाहर जाएंगे तो चीजें देखने को सही नहीं मिलेंगी। अब इसके अंदर क्या है कि आप 3 महीने से ज्यादा किसी को होम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी प्रोविजन है। आर्टिकल 22 का सेक्शन 7 बोलता है कि अगर पार्लियामेंट कोई इस तरीके का कानून ले आती है तो 3 महीने से ज्यादा भी किसी को डिटेन रखा जा सकता है। डिटेन किन ग्राउंड पर रखा जाता है, ऑब्वियसली बात है कि पब्लिक सिक्योरिटी पे रखा जाएगा आपको, है ना? पब्लिक सिक्योरिटी वगैरह काफी अच्छे से अगर ये चीजों का हनन हो रहा है तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन कर लिया जाता है। जैसे कि महिमा मैम काफी अच्छे से कनेक्ट करेंगे, शायद मैम आपको पता होगा जिस टाइम पर आचार संहिता लागू होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो वो भरवाए जाते हैं जिनको मतलब जो क्रिमिनल कैटेगरी में रहते हैं उस एरिया के लोग, उनको डिटेंड कर लिया जाता है या उनको उस जिले में रहने नहीं दिया जाता है। मतलब मान लीजिए कि आप एक मतलब आपके वहां पे थाना है, उस थाने के अंदर कुछ 10-15 लोगों के नाम है क्रिमिनल कैटेगरी में। उन क्रिमिनल जो क्रिमिनल कैटेगरी में लोग हैं, या तो वो उस जगह पे रहेंगे नहीं, अगर रहेंगे तो उनसे कुछ इस तरीके से साइनिंग कराई जाती है चीजें, या उनको डिटेंड करके रखा जाता है ताकि इलेक्शन में कोई इस तरीके का हनन देखने को ना मिले किसी भी चीज का, क्योंकि उनको खतरा रहता है उन सब चीजों से। ठीक, कि अगर ये इलेक्शन में इसने कुछ गड़बड़ी कर दी तो दिक्कत हो जाएगी, ये सब। हाँ, मैं आप कुछ बोल रहे हैं।
आई एग्री सर, आप जो बोले सही है। हाँ। हम्म, क्या? थैंक यू मैम, एग्री कर रहे हैं हमारी बातों से। अच्छा चलिए ठीक है, आर्टिकल 23 देख लेते हैं। आर्टिकल 23 में क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। यार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को पूरी तरीके से प्रोहिबिट करा गया है। प्रोहिबिट इन द सेंस कैसे? ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई लेके गया बिना पैसे वैसे के काम करा लिया, या आपको बॉन्डेड लेबर एकदम गुलामों की तरह आपसे कम कमाया करवाया जा रहा है, या आपको उठाया और आपको सऊदी अरब ले जाके ट्रांसफर कर दिया, आपको ट्रैफिकिंग कर दी आपकी, है ना? तो इन सब चीजों पर प्रोहिबिशन है। ठीक, इन सब चीजों पर प्रोहिबिशन है कि आपको ट्रैफिक नहीं करा जा सकता। ट्रैफिक इन द सेंस ये होता है ना कि यार, काफी अच्छे से कि मतलब जो लड़कियों को काफी अच्छे से अगवा करा गया और उनको भेज दिया जाता है, और उनको मतलब, आप समझ रहे हैं, फिजिकल चीजों में उनको इंडल्ज कर दिया जाता है। तमाम सऊदी अरब ये वो तमाम कंट्रीज में उनको बेच दिया जाता है इस तरीके से, है ना? तो वो जो, अगर उनको पुलिस वगैरह अरेस्ट करती है, क्यों अरेस्ट करती है? क्योंकि उनका आर्टिकल 23 का हनन है भाई, उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है। ठीक, और प्लस फोर्स लेबर इन द सेंस कि आप किसी को भी अपना गुलाम बना के नहीं रख सकते हैं, है कि नहीं? आप इस तरीके से चीजें नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें अगर आप देखते हैं क्या, कि एक आपका सीता चलता है, एक सीता एक्ट था पहले। एक सीता एक्ट क्या था? सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज। मतलब अगर इस 1956 में आया था ये, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब थी अगर आपकी कोई ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है। फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, आईटीपीए 1976 कर दिया गया इसको। ठीक, इमोरल ट्रैफिकिंग एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1976, ये पार्लियामेंट ने इनेक्ट करा था बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड। की मतलब अगर आपको मतलब ऐसे बंदी बना के काम कराई जा रही हैं चीजें ये सब, तो उसको इन द सेंस की पनिशमेंट मिलेगा। ठीक, आर्टिकल 23 का एक क्लोज 2 है, वो क्या बोलता है कि कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं, मान लीजिए कि आपको उसका पेमेंट भी नहीं देना होता, और आप अगर मतलब आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगा, पर आप वो प्रोवाइड कराएंगे सर्विस। जैसे सरकार आपको इन सब चीजों के लिए हायर कर सकती है, मतलब आपको पेमेंट नहीं देगी बट आपको काम भी हो जाएगा। तो जब चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाती है ना, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया है, ठीक, या कुछ इस तरीके से कोविड के नेचुरल टाइम पे कैलेमिटी हो ऐसा गई, हुआ था सर। तो तो लोगों को निकालने के लिए आपको काफी अच्छे से वहां पे लोकल्स लोगों की वो लगेगी मदद वगैरह। अब उसमें लोकल ये कहने ये कह के मना कर दें कि हमको तो सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी तो हम तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 23 क्लोज टू के तहत वहां के लोगों का इस्तेमाल कर सकती है गवर्नमेंट, अगर यूज करना चाहे नेचुरल कैलेमिटीज में। आपको पता है मोरबी ब्रिज जिस टाइम पे गिरा था, तो वहाँ के लोकल ने बहुत हेल्प करी थी वहां पे बचवाने की। अब वो सरकार से पैसे मांगे तो वो चीजें है, अगर वो ह्यूमैनिटी के थ्रू चीजें हैं कुछ। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। कुछ महिमा मानी वो मनी मैम बोल रहे थे, मनी मैम प्लीज क्या बोल रहे थे आप? सर कोविड के टाइम में भी तो कितने सारे लोगों ने फ्री में सर्विसेज करी थी। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सही। तो वो आपके आर्टिकल 23 क्लोज टू से निकल के आता है। आर्टिकल 24 बोलता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ध्यान रखना, चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट बैन है, प्रोहिबिट है फैक्ट्रीज में। ठीक, कि 14 साल से नीचे का बच्चा आपको हजारडस एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं करना है। लेकिन अब आप बोले कि यार हम ढाबे वगैरह पर जाते हैं तो वो चाय वगैरह का काम करते रहते हैं, या खाने पीने का, या कुछ मतलब कुछ गड़े वगैरह भी बनाते रहते हैं, कुछ तरीके से चीजें करते रहते हैं। या सर फिल्मों में छोटे बच्चों को बचपन से ही लिया जाता है, और उनके बचपन के सीन फिल्माने के लिए उन बच्चों को लिया जाता है, वो भी तो एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट है, उनके माँ बाप को उनके पैसे तो मिल रहे हैं। तो वो चीज क्या है सर? चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, वो अपनी मर्जी से, अरे अपनी मर्जी अपनी मर्जी कुछ नहीं है, कैन वर्क इन फैमिली बिजनेस। यस, मैं बता देता हूँ, मर्जी उर्जी कुछ नहीं है। मर्जी के खिलाफ भी चीज हो जाती है, आपके पिताजी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, समझे? और इस तरीके की चीजें होती हैं। तो
चलो मैं बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। देखिए, इसमें सिंपल एक चीज लिखी हुई है, हजार्डस एक्टिविटीज। 14 साल से नीचे का बच्चा किसी ऐसे बिजनेस में इंडल्ज नहीं होगा जो कि उसकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो। ठीक, सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो। मैं आपको एथिक्स पे इसमें क्वेश्चन के साथ उसको डील कर लेता हूँ। यार, किसी एक परिवार में सिर्फ एक माँ है और एक बेटा है। उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है। उनको सोशल स्कीम्स का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, उनको उनका भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और वो बच्चा एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता, 14 साल के नीचे का है वो, मान लीजिए 13 साल का है, और उसकी माँ को दवाई वगैरह की सख्त जरूरत है। तो इस केस में क्या करेगा वो बेचारा बच्चा? ठीक, तो आपका हजार्डस एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं हो सकता है। मूवी में काम करना चाहे कर सकता है। ठीक, क्यों? बिकॉज दिस थिंग इज नॉट हार्मिंग इट्स हेल्थ या हिज हेल्थ। वो उसकी हेल्थ को चीजें इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं। अगर वो किसी ढाबे वगैरह पे, मतलब इन द सेंस, ढाबे इन द सेंस कि अगर जैसे आप समझ रहे हैं कि वो डांस सिखाने लगे, ठीक है, डांस सिखाना भी एक काम है, उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। ठीक, और वो जो अगर काम है, वो मतलब उसकी स्टडीज को भी इम्पैक्ट ना करे। ठीक, कि अगर जैसे किसी एक परिवार में चाय की दुकान रहती है, तो बच्चा जाता है अपने पिताजी का हाथ बटाता है। हाँ ठीक है, उसकी पढ़ाई है, वो स्कूल से पढ़ के आया 2-1 बजे तक, उसके बाद वो अपने पिताजी के साथ हाथ बटाने लगा, कोई इशू नहीं है। उसकी हजार्डस एक्टिविटीज में तो मतलब वो नहीं हो रहा है ना, काफी अच्छे से वो इंडल अपने पिताजी के साथ वो चाय वगैरह दे के आ रहा है, ये सब चीजें कर रहा है। ठीक है नहीं? ठीक, कारखानों में नहीं कर सकते, एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं कारखानों वगैरह में। एक छोटी मोटी चीज कर सकते हैं, जैसे आर्टिस्टिक वर्क कर सकते हैं, डांस रिलेटेड बच्चों को डांस सिखा सकते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप हजार्डस एक्टिविटीज में प्रोविजन नहीं कर सकते। उसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? किसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब किसको रोकना है आपको? चाइल्ड लेबर को? यार, ऑब्वियसली बात है, अगर हजार्डस एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं तो आप अवेयर करिए लोगों को, प्लस आप केस रिपोर्ट करिए अगर आपको इस तरीके से चीजें दिखती हैं। रिपोर्ट करिए हायर अथॉरिटीज को, वीडियो बनाइए, वीडियो और तमाम चीजें हैं यार आपके पास, अगर आपको देखने को मिलता है। पेटिशन वोटिशन तो मैम, ये बात की बात, पहले क्या पेटिशन डालोगे आप? अगर कोई बच्चा कंपनी में काम कर रहा है, उसके खिलाफ पेटिशन डालोगे तो हाँ ठीक है, लेकिन कुछ नहीं होती हैं चीजें, वो आपको भी पता है, मुझे भी। अच्छे से वीडियो वगैरह बनाइए, वायरल कीजिए, हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करिए। ठीक, खुद। भाई देखो, अब मैं गवर्नांस के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं गवर्नांस के ऊपर बात करने पा जाऊंगा तो फिर वो प्रीलिम्स वाला डिस्कशन नहीं रहेगा। ये सारी जो चीजें है ना, वो गवर्नांस रिलेटेड है। क्या कि गवर्नांस में हम यही तो पढ़ता है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ वगैरह, ये सब चीजें। ठीक, अभी मैं इसमें इंडल्ज नहीं होना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि यू कैन गो विद द हायर अथॉरिटी। ठीक, काफी अच्छे से। उसके बाद आप आर्टिकल 25 पढ़ते हैं काफी अच्छे से, जिसमें आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 25 से 28। आपको इसमें क्या मिला हुआ, क्या नहीं मिला हुआ है? जैसे कि आपको बोलता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, ये बताइए क्या ये राइट इंडिविजुअल से रिलेटेड राइट है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड राइट है? मतलब ये ग्रुप से रिलेटेड राइट है कि इंडिविजुअल राइट है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, इंडिविजुअल का अधिकार है कि ये ग्रुप का अधिकार है? ये सर। इंडिविजुअल का अधिकार है। हाँ, इंडिविजुअल का अधिकार है, ध्यान रखिए। ये बेसिकली क्या करता है आपको, कि जैसा होता है ना, मैं अगर मंदिर जा रहा हूँ और मैं वहां से आते आते मैं, मान लीजिए कि मैं कुछ भगवान का नाम लेते हुए आ रहा हूँ, ठीक, या मान लीजिए कि मैं लोगों को अपने धर्म के बारे में बता दे रहा हूँ, या आपने देखा होगा काफी अच्छे से, मैं इसको कनेक्ट करके करता हूँ कि आप लोगों को, कुछ क्रिश्चियंस ऐसे मिलते होंगे जो कि आपके धर्म का प्रचार करते हैं, आप लोगों को बाध्य कर देते हैं, मतलब आपको कन्विंस करते हैं काफी अच्छे से। देखें, आपको मिले हैं क्रिश्चियन लोग काफी? भाई साहब, दिल्ली में तो दिमाग काम करके रख देते हैं, अगर मिल जाते हैं तो
पीछे ही पड़ जाते हैं, थोड़ी देर तक छोड़ते ही नहीं है भाई मैं पीछा। बस स्टॉप पे खड़ी थी, मेरे को आके बोल रही थी कन्वर्ट होने के लिए, बार बार मुझे 3 दिन से परेशान कर रही थी। मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे कृष्णा में फेथ है। हम्म, हाँ, तो उस तरीके से क्योंकि उनको आर्टिकल 26 मिला हुआ है कि भाई वो अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं। अरे भाई साहब, मैंने क्या एग्जांपल दिया आपने, लिटरली बागेश्वर धाम, भाई वो अपने रिलीजन को क्या कर रहे हैं, प्रोफेस इन द सेंस की प्रोपेगेट कर रहे हैं, इन द सेंस कि वो काफी अच्छे से लोगों को बता रहे हैं चीजों में। लेकिन वहीं पे अगर चीजें ये हो जाए कि सामने वाले की इफेक्ट होने लगे, मैंने आपको एक चीज हमेशा ये बताई कि आपका अधिकार तब तक वैलिड है जब तक सामने वाले के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा। ठीक, तो ये जो बागेश्वर धाम जी है वो काफी अच्छे से आर्टिकल 26 काफी अच्छे से वो प्रोपेगेट कर रहे हैं अपना धर्म वगैरह को। लेकिन वहीं पे चीजें गलत होने लगे कि सामने वाले व्यक्ति के अधिकारों को हनन होने लगे, कुछ ऐसी चीजें वो बोल दें या कुछ ऐसी चीजें प्रैक्टिस कर दें, तो वो चीजें गलत हो जाएंगी। लेकिन हाँ, वो आर्टिकल 26 के तहत ही कर रहे हैं, सारी चीजें उनको मिली हुई हैं, वो प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, प्रैक्टिस इन द सेंस कि आप अपने रीति रिवाजों को फॉलो करिए, आपको कोई वो नहीं है कि आपको सामने से कोई पुलिस वाले आके पीट रहे हैं कि आप इसको क्यों वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक, जैसे भंडारे चलते हैं, ये सब क्या करते हैं आप प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, आप अपनी भक्ति भाव से ये सब चीजें कर रहे हैं, आपको वहां पे आके पुलिस नहीं रोकती है ना। और बेसिकली अगर आप देखें तो आप गाने गाते हुए भी रोडों पे चलते हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं तो आप मतलब पूरी चढ़ाई वगैरह करते हैं, माता जी का नाम लेते लेते चढ़ते हैं, है कि नहीं, कि जोर से बोलो जय माता दी, ये सब ठीक आप प्रैक्टिस करते हैं चीजों को, है ना, बाई वे ऑफ एक्सप्रेशन, बाई वे ऑफ स्पीच। ठीक, तो वो सारी चीजें करने की आपको अधिकार है ना। हाँ, लॉर्ड कृष्णा राधे 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 राधे, मथुरा में जाएंगे आपको राधे राधे, रिक्शा वाले भी होगा तो वो भी राधे राधे, अरे भैया राधे राधे, हटिएगा। होता है कि नहीं होता है। ठीक तो ये सारी चीजें क्यों है, ऐसे ही है ना, अगर उनको कल जाकर रोके तो कोई नहीं रोक सकता है भाई। आर्टिकल 25, राइट टू प्रैक्टिस माई रिलीजन, राइट टू प्रोफेस माई रिलीजन। ठीक, तो चीजें देख लेते हैं। प्रेमबल ऑल्सो प्रोवाइड दिस थिंग, बोलता है ना प्रेमबल आपका क्या, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, आपको अधिकार है, आप कैसे भी अपने मतलब काफी अच्छे से बिलीव कर सकते हैं किसी भगवान में, किसी भी चीज में। ठीक, बट सामने वाले को चीजों का हनन ना हो। जैसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या लगे हुए हैं आपको, 3 ग्राउंड पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ना, वो 3 ग्राउंड कौन से हैं जिन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, बताइएगा मेरे को। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, और एक और बताइएगा, मोरालिटी। ठीक अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं कुछ चीजें आपको बोल दूं तो, जैसे क्या, यार मैं सबसे पहले ये बोल दूं कि मैं अपनी तरफ से कुछ अपनी बातें नहीं बोल रहा हूँ, जो चीजें लिखी हुई हैं आर्टिकल्स वगैरह में वो वही बता रहा हूँ, है ना। कभी आप बोलो कि अरे तुम भी धर्म के खिलाफ हो गए, ये वो हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपके जागरण वगैरह होता है, या म- मस्जिद में अजान वगैरह होती है ना उनके, वो लाउड स्पीकर लगा के ये सब करते हैं, है ना, काफी अच्छे से। अब ये सब चीजें क्या कर रही है, नॉइज पोल्यूशन करते हैं। अब उस नॉइज पोल्यूशन से जो बेचारा हार्ट का मरीज होगा उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, उसका राइट टू लाइफ तो चला गया है। मैंने क्या बोला, आपके अधिकार तब तक वैलिड है जब तक सामने वाले के अधिकारों का हनन ना हो। ठीक, अब यार उन सब चीजों पे तो रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। और शायद आपको पता हो लाउड स्पीकर पे बैन भी करा गया था इलाहाबाद वगैरह में, है कि नहीं, आपको केस वगैरह, अब मैं उसमें इतना इंटेलिजेंट नहीं हो रहा हूँ भाई, कभी मतलब ये चीजें कुछ ऐसी ही है ना। हॉस्पिटल के पास आप जागरण कर रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा के चीजें कर रहे हैं, है ना, आप मस्जिद वगैरह में अजान वगैरह लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो यार वो सब चीज आपकी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रही है जो कि सामने वाले की हेल्थ के लिए इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। ठीक है, ठीक, तो उन सब चीजों पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। ठीक, और प्लस आपको पता है दिल्ली में जो डीजे वगैरह हैं वो रात में 10 बजे बंद हो जाते हैं, यार 10 बजे के बाद आपका क्या इफेक्ट कर रहा है, राइट टू स्लीप, आर्टिकल 21 में मिला हुआ है। देख रहे हो, मैंने आपको एक खतरनाक चीज बता दिया, राइट टू स्लीप, आपको सोने का अधिकार है। राइट टू स्लीप की वजह से ही आपको 10 बजे
कहीं ना बंद होते हैं। सर मैम देखिए, कहने की बातें होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बट हमको पढ़ना तो है कि हाँ ऐसा चीजें हैं। मैम शुक्र मानो, मैं क्या ही बोलूँ, रिकॉर्डिंग में यहाँ तो 1 बजे बंद भी हो जाते हैं, मेरे यहाँ सुबह 6-6 बजे तक चलता है, और मैं खुद ना चाहूँ यार, तो 5-5 6-6 बजे तक, वो रात में 10 बजे का वो है, क्या नाम है, प्रावधान है। तो आपको पता ही है क्या होती है, क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसे, क्या है क्या नहीं है, वो एक अलग मैटर है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि आप गोडेस वगैरह हैं, उनको आप जैसे गणेश जी हैं, गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं, तो वो चीजें आपकी वाटर पोल्यूशन भी करती हैं। ठीक है कि नहीं? तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। मैं भी इन चीजों पे कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो है, ये एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ था, राव फादर केस 1977 में। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्टली बोला था कि आप अपने रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हैं बाय एक्सप्लेनिंग। ठीक, आप बता के, आप लोगों को बताइए अपने रिलीजन के बारे में, ठीक, काफी अच्छे से, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, ये आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन ध्यान रखना एक चीज, ऐसा कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है कि जो कि आपको दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए बाध्य करता हो। मतलब अगर मैं सामने वाले पर्सन को जबरदस्ती करना चाहूँ कि भाई मेरे को फंडामेंटल राइट है, तुम मेरे रिलीजन में आ जाओ, तुम मेरे रिलीजन में आ जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, क्रिश्चियनिटी वो जो है, वो पहला बोलते रहते हैं, अरे सर आइए, ये वो, भाई साहब पीछे पड़ जाते हैं तो पीछे ही पड़ जाते हैं, तो उसको बोलिएगा भाई वो मेरी इच्छा है, लेकिन हाँ वो जबरदस्ती नहीं कर सकता आपको, क्योंकि वो आपको कन्विंस जरूर कर सकते हैं, वो आपको कन्विंस कर रहे हैं, उनके पास प्रोपागेट का राइट मिला हुआ है। प्लस सुप्रीम कोर्ट के केस में भी ये जजमेंट है, उनको क्या मिला हुआ, उनको राइट मिला हुआ है, वो प्रोपागेट कर सकते हैं, फोर्सिबली चीजें अलाउड नहीं है। अगर फोर्सिबली चीजें हो जाए अलाउड, सीधा मारिएगा कान पे और बोलिएगा भाई अच्छा तुम मेरे को वो करेगा, कन्वर्जन करवाओगे, ऐसा नहीं है, वो आपका खुद का अधिकार है। चलिए ठीक है, 8:39 हो गए हैं, 8:40, और हमने आर्टिकल 25 तक कवर कर लिए हैं। आर्टिकल 19 से कितने आर्टिकल पढ़ लिए? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब 6 आर्टिकल हमने पढ़ लिए हैं। 6 आर्टिकल का मतलब क्या है कि डिटेल्ड में पढ़ा है यार, काफी अच्छे से निपट गए हैं चीजें, है कि नहीं? तो बाकी हम कल कर लेंगे।